हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज मैं लेटेस्ट में रिलीज हुई मूवी ओ माय गॉड 2 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो कि ये मूवी पूरी की पूरी सेक्स एजुकेशन पर बेस्ड है और सेंसर बोर्ड की तरफ से 27 कट करने के बावजूद भी इस मूवी को ए सर्टिफिकेट मिले हैं। इट मींस 18 से कम उम्र वाले बच्चों के लिए ये मूवी बिल्कुल ही नहीं है। तो दोस्तों अगर आप 18 से कम हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, पर जैसा कि हम सभी जानते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो मेरा मानना है वो एजुकेशन किसी भी चीज पर हो और कहीं से भी मिले ले लेनी चाहिए, क्योंकि मूवी में किन मुद्दों पर बात किया गया है ये मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वो इसलिए क्योंकि आजकल सही सेक्स एजुकेशन ना होने की वजह से बच्चे कुछ भी कहीं भी देखते हैं उसे सच मान लेते हैं और उसे अपने जीवन में उतार भी लेते हैं बिना पेरेंट्स को बताए हुए। इसलिए दोस्तों इन्हीं सब बातों को मैं मूवी के माध्यम से डिटेल में एक्सप्लेन करने चाह रहा हूँ, जिस वजह से मूवी थोड़ी लंबी भी हो गई है। तो चलिए और ज्यादा बकवास ना करते हुए मूवी शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है पंकज सर को दिखाते हुए, जिनका नाम कांति शरण मुग्दल है और वो महाकाल के बहुत ही बड़े भक्त हैं। वो रोज सुबह जागते ही तैयार होकर मंदिर में जाते हैं और अपने प्रसाद की दुकान को खोलते हैं। इसके बाद जब मंदिर खुलती है तो वो वहाँ भी जाकर प्रसाद चढ़ाने और महाकाल को स्नान कराने के साथ साथ मंदिर को धोने में भी पंडितों का साथ देते हैं। और फिर फाइनली पूजा खत्म होने के बाद वो खुद भी मंदिर में बैठकर भजन करते हैं। वैसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन जब वो अपने प्रसाद की दुकान पर आते हैं तो उन्हें अपनी दुकान पर एक अनजान बैग रखा हुआ मिलता है, जो किसका था किसी को पता नहीं। इसलिए रात में आते वक्त कांति भाई वो बैग को घर लेकर चले आते हैं। जब कांति भाई की बेटी दामू घर आती है तो कांति भाई उस बैग को कहीं ऊपर में रख देने बोलते हैं। अगले दिन जब वो दुकान में कस्टमर के साथ थे तभी उन्हें हॉस्पिटल से फोन आता है। जब कांति भाई हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो पता चलता है उनके बेटे विवेक को एडमिट किया गया है। इसलिए कांति भाई भी रीजन जानने के लिए डॉक्टर से जाकर मिलते हैं तो पता चलता है विवेक रात भर जगाने के लिए वियाग्रा की 3 गोलियां एक साथ ले लिया था और रात भर मास्टरबेट करता रहा, यानी कि हस्तमैथुन, जिसे हमारे जनरेशन के लोग सेल्फी लेना भी बोलते हैं। पर चिंता करने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि विवेक को कुछ नहीं हुआ था और अब कांति भाई उससे मिल भी सकते थे। मगर तब जब विवेक राजी हो, क्योंकि अब विवेक को भी पता है कि हस्तमैथुन वाली बात उसके पिता को पता चल गई है। इसलिए डॉक्टर उन्हें एक पिता बनकर नहीं बल्कि एक दोस्त बनकर विवेक से मिलने बोलते हैं, क्योंकि इस गलती को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये जानने के बाद कांति भाई भी फैमिली को घर भेज देते हैं, ये बोलकर कि रात भर पढ़ाई करने की वजह से विवेक को चक्कर आ गए थे। इसके बाद वो विवेक से भी आकर मिलते हैं और बिना किसी चीज के बारे में बात किए हुए उसे घर भी लेकर आ जाते हैं और चुपचाप जाकर सो जाने बोलते हैं। अगले दिन वो खुद ही स्कूल जाकर विवेक के फ्रेंड जाहिद से भी मिलते हैं और उसी को सब कुछ सच सच बताने बोलते हैं, क्योंकि विवेक जाहिद के घर पर ही रात भर रुका हुआ था। इसलिए अब जाहिद भी बताता है कि स्कूल में सालसा डांस प्रेजेंटेशन होने वाले थे, जिसमें सोफी जो विवेक की क्लासमेट थी वो और विवेक साथ में लीड डांस करने वाले थे। लेकिन ये बात रोहन को पसंद नहीं थी, क्योंकि रोहन सोफी का बॉयफ्रेंड था और विवेक का क्लासमेट भी। इसलिए उसने कुछ ऐसा किया कि अगले दिन सोफी रोहन के साथ में लीड डांस कर रही थी। जब ये विवेक देखा तो उसने टीचर से जाकर बात करी तो टीचर भी बताते हैं कि ये सोफी का डिसीजन था विवेक के साथ डांस ना करने के लिए। इसलिए अब विवेक सोफी से जाकर पूछता है तो सोफी भी उसे नन ऑफ योर बिजनेस बोलकर वहाँ से चली जाती है। बाद में रोहन और उसके दोस्त विवेक से बाथरूम में आकर मिलते हैं और हाथ की उंगली से नापकर बताते हैं कि उसका साइज छोटा है, इसलिए सोफी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए अब वे लोग विवेक को पहले अपना साइज बढ़ा लेने बोलते हैं, जिसके लिए वो उसे सेल्फी लेने के लिए भी एडवाइस देते हैं। इधर रोहन की ये बात विवेक को छू जाती है, इसलिए उसी दिन रात में विवेक जाहिद के घर जाकर अपना साइज चेक करता है और उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च भी करने लगता है। तो पता चलता है जिनका साइज छोटा होता है उनकी सेक्स लाइफ बर्बाद हो जाती है, वाइफ घर छोड़कर भाग जाती है, लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं। ये देख और पढ़कर विवेक को और भी चिंता हो जाती है कि आज सोफी ने उसे रिजेक्ट किया है, कल को कोई और भी लड़की हो सकती है। इसलिए अब विवेक किसी तरह अपना साइज बढ़ाने की सोचने लगता है और इसी सिलसिले में वो जाकर एक दिन एक टीचर से भी जाकर मिलता है, पर टीचर भी बिना कोई जवाब दिए विवेक को वहाँ से जाने बोलते हैं। इसलिए अब विवेक भी श्योर हो जाता है कि मास्टरबेशन करने से ही साइज इंक्रीज होती है, इसलिए अब वो ये डेली करने लग जाता है। एक दिन रास्ते में विवेक एक आदमी को किसी तरह का ऑयल बेचते हुए देखता है, जो गारंटी से बोल रहा था कि उसका ऑयल इस्तेमाल करने से जल्दी से साइज इंक्रीज हो जाएंगे। इसलिए अब विवेक भी एक की जगह पर 10 सीसी खत्म कर देता है, पर बात 1 इंच क्या 1 सेंटीमीटर क्या 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं बढ़ती। बाद में क्लास में पढ़ते वक्त विवेक बाहर में किसी डॉक्टर के ऐड को पढ़कर उस डॉक्टर से भी जाकर मिलता है, जहाँ वो डॉक्टर एक मशीन के द्वारा पता करके बताते हैं कि विवेक में कमी है, क्योंकि उस मशीन में रेड बल्ब जल गए थे। इसलिए अब वो भी कुछ दवाई और ऑयल को इस्तेमाल करने देते हैं, पर विवेक को उससे कुछ भी नहीं हो रहा था।
था, जिस कारण वो और भी टेंशन में रहने लगा था और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। साथ साथ खुद को भी कोसता रहता था। वहीं विवेक की ऐसी हालत देखकर रोहन और उसके दोस्त भी उसका काफी मजाक भी उड़ाया करते थे। इसलिए अब फाइनली जाहिद रोहन के ही फ्रेंड से साइज बढ़ाने का कोई तरीका बताने बोलता है, तो वो भी किसी मेडिकल में जाकर कोडवर्ड में एक दवाई मांगने बोलता है। इसलिए अब विवेक भी एक मेडिकल में जाकर कुछ कोडवर्ड में बोलता है, जिसके बाद तो वो मेडिकल वाला भी बिना कुछ सोचे समझे वियाग्रा की गोली निकाल कर विवेक को दे देता है। बाद में विवेक घर आकर एक गोली खा लेता है, पर एक्साइटमेंट में उससे कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए विवेक एक के बाद एक 2 और गोली खा लेता है, जिसके बाद तो उसे हॉस्पिटल आने की जरूरत पड़ जाती है। ये सब सुनने के बाद कांति भाई भी घर आकर विवेक को प्रॉमिस करने बोलते हैं कि वो ये सब अब दोबारा कभी नहीं करेगा, क्योंकि कांति भाई ने बहुत ही कोशिश कर विवेक को शहर के सबसे बड़े स्कूल में एडमिशन कराया था। जिसके बाद अब कांति भाई भी अगले दिन एक फ्रेंड जैसे बनकर अच्छे से विवेक को स्कूल छोड़ने जाते हैं। लेकिन जब वो वापस आने लगते हैं तो उन्हें स्कूल के चेयरमैन की तरफ से बुलावा आता है। जब वो ऑफिस जाकर देखते हैं तो वहाँ और भी कुछ लोग थे, जहाँ पर विवेक भी खड़ा था। वहाँ आने के बाद कांति भाई को पता चलता है किसी ने विवेक का मास्टरबेशन करते हुए स्कूल में MMS बना लिया था और उसे सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया था। इसलिए अब वहाँ के टीचर विवेक को लिविंग सर्टिफिकेट देकर स्कूल से निकाल भी दिए थे। कांति भाई टीचर से बहुत ही मिन्नतें करते हैं, पर उनके कोई नहीं सुनता। इधर कांति भाई के पड़ोसियों को भी वो वीडियो दी जाती है, जिसकी वजह से सभी पड़ोसी वाले भी उन्हें घृणा की भावना से देखने लगते हैं और उन्हें दूसने लगते हैं। अगले दिन अब कांति भाई महाकाल की पूजा करते हुए अपनी समस्या उन्हें भी बताते हैं और विवेक की रक्षा करने बोलते हैं। तभी हमें शिव जी को दिखाया जाता है, जो अपनी सवारी नंदी से उनका कोई शिवगन को अपने भक्त के पास भेजने बोलते हैं, क्योंकि उन पर अब बहुत ही विपदा आने वाली थी। जिसके बाद एंट्री होती है अक्षय कुमार उर्फ महाकाल की, जो स्नान करते हुए बाहर आते हैं। इसके बाद जब कांति भाई घर आते हैं तो वो अपनी फैमिली को भी बहुत चिंतित देखते हैं। इसलिए अब कांति भाई भी सभी को तैयार होने बोलते हैं, क्योंकि अब वो कुछ दिनों के लिए मामला ठंडा होने तक बाहर ही रहने का डिसाइड किए थे। लेकिन तभी उन्हें थाने से फोन आता है कि उनके बेटे विवेक पर कंप्लेन हुई है, इसलिए उन्हें जल्दी से थाने में वकील लेकर बुलाया जाता है। थाने पहुँचने के बाद कांति भाई को पता चलता है विवेक स्कूल में चाकू हाथ में लिए पकड़ा गया था, क्योंकि वो शायद रोहन को मारने के इरादे से गया था। इसलिए अब रोहन के पिता पुलिस को विवेक पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाने बोल रहे थे, पर पुलिस दोनों को आपस में मामले को सुलझा लेने बोलती है। लेकिन कुछ देर बातों ही बातों में पुलिस को भी विवेक के वीडियो के बारे में पता चल जाता है। इसलिए अब एक पुलिस वाला विवेक को वहाँ पर बुलाने लगता है, पर विवेक को वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी वहीं पर हम महाकाल को भी देखते हैं, जो वहाँ पर अपना बैग बुला जाने का कंप्लेन लिखवाने आए थे। वो विवेक को हिम्मत देते हैं पुलिस के पास जाने का। इसके कुछ देर बाद अब वकील साहब भी विवेक को सॉरी बोलकर केस को रफा दफा करने बोलते हैं, पर विवेक माफी नहीं मांग रहा था। इसलिए अब कांति भाई भी विवेक को चपेट लगा देते हैं, जिसके बाद अब विवेक भी उन सभी से माफी मांगने लगता है, पर साथ साथ सभी को मारने के लिए भी बोलने लगता है और रोते हुए जाकर महाकाल के पास ही बैठ जाता है। ये देखकर रोहन के पिता भी केस को वापस ले लेते हैं। इसके बाद जब कांति भाई घर आते हैं तभी वो फैमिली के साथ बाहर जाने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त हम विवेक को देखते हैं, जो बाथरूम में जाकर जहर खा लेता है और बाहर आता है। इसके बाद सभी स्टेशन पर भी पहुंच जाते हैं, जहां पर कांति भाई की मुलाकात फिर से उसी महाकाल से होती है। तभी कांति भाई महाकाल के कंठ में लगे नीले रंग के बारे में पूछते हैं, तो पता चलता है उन्होंने किसी का जहर पी लिया था। तभी हमें पता चलता है वो जहर विवेक का था। इसके बाद वो कांति भाई को फिर से विवेक को ढूंढने बोलते हैं, क्योंकि विवेक स्टेशन से कहीं चला गया था। इसलिए अब कांति भाई भी विवेक को ढूंढने लगते हैं। तभी वो देखते हैं विवेक एक ट्रेन के सामने खड़ा है। इसलिए अब कांति भाई उसके पास जाने लगते हैं, पर तब तक ट्रेन वहाँ से क्रॉस कर चुकी थी। ये देखकर कांति भाई भी डर जाते हैं, पर जब वो वापस से देखते हैं तो महाकाल विवेक को बचा चुके थे। जिसके बाद वो विवेक को लाकर स्टेशन पर ही सुला देते हैं। थोड़ी देर बाद अब सुबह भी हो जाती है, इसलिए महाकाल को स्टेशन पर नहाते हुए भी देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शायद ही किसी ने गौर किया होगा कि जब महाकाल नहा रहे थे तभी उनके पीछे चांद दिख रहा था, जो उनके जटे के पास लाकर रोका गया है ताकि लग सके शिव अपने जटे में चांद को लगाए हुए हैं। खैर, आगे अब कांति भाई भी आकर महाकाल को धन्यवाद बोलते हैं और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताते हैं, जिस पर महाकाल स्कूल पर इल्जाम लगाते हैं कि अगर स्कूल विवेक को सही शिक्षा देता तो आज विवेक की ऐसी हालत ना होती, क्योंकि उनका मानना था जरूरी नहीं कि हर वो चीज जो छुपा कर की जाती हो वो गलत हो, और विवेक ने जो किया है उसमें उसका दोष नहीं है। दोष है तो हर वो इंसान का जिसने विवेक को सही
ज्ञान नहीं दिया, इसलिए माफी भी विवेक को उन लोगों से नहीं, उन लोगों को विवेक से मांगनी चाहिए थी जो इन सब चीजों के दोषी हैं। इवन कांति भाई भी। ये सब सुनने के बाद अब कांति भाई भी महाकाल से ही माफी मंगवाने का कोई उपाय बताने बोलते हैं, जिस पर महाकाल बोलते हैं वो कैसे बताएंगे, वो उसके वकील थोड़ी हैं। तो कांति भाई भी बोलते हैं अगर होते तो, जिस पर महाकाल बताते हैं अगर वो वकील होते तो वो सभी लोगों को कोर्ट तक घसीटते और मानहानि का दावा करते, साथ ही उनसे माफी भी मंगवाते। ये सब बातें बोलकर अब महाकाल भी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद अब कांति भाई को भी समझ आ जाता है उन्हें क्या करना है। इसलिए अब वो सभी को लेकर स्टेशन से वापस घर आ जाते हैं, क्योंकि भागने से तो कुछ नहीं होने वाला था। जब तक वो लड़ेंगे नहीं तब तक विवेक भी सर उठाकर नहीं जी पाएगा। जिसके बाद अब अगले ही दिन कांति भाई भी रेडी होकर 5 लोगों के अगेंस्ट में नोटिस जारी करवाते हैं, जिसमें स्कूल, मेडिकल स्टोर, डॉक्टर, ऑयल बेचने वाला आदमी और आखिर में खुद को भी ऐड करते हैं, क्योंकि गलती उनकी भी थी, उन्होंने अभी विवेक को सही जानकारी ना दी थी। इसके बाद तो सभी लोग कोर्ट में भी पहुंच जाते हैं, जहां सभी को पता चलता है कांति भाई एप्लीकेंट तो है ही, साथ में 4 लोगों के अलावा वो डिफेंडर भी हैं, जहां सभी डिफेंडर अपने अपने वकील के साथ आए थे, जिसमें स्कूल की तरफ से यामी गौतम भी आई थी, जिनका नाम था कामनी, क्योंकि स्कूल उनके फादर इन लॉ की थी। वो वहाँ पर आते ही बाकी के सभी वकीलों को कुछ बातें बोलकर धमका देती हैं, जिस कारण सारे वकील भी वहाँ से उठकर चले जाते हैं, इवन कांति भाई के साथ आए हुए वकील भी। इसके बाद कामनी खुद ही चारों की तरफ से डिफेंड करने का डिसाइड करते हैं, जिसके बाद कांति भाई के पास कोई वकील न होने की वजह से केस को डिसमिस कर दिया जाता है। पर कांति भाई एक चांस मांगते हैं और आगे की कोई डेट देने बोलते हैं, ताकि वो फिर से कोई वकील ला सके। तो वकील साहब भी मान जाते हैं और उन्हें एक बार और मौका दे देते हैं। आगे कांति भाई घर आकर केस के बारे में सोच ही रहे थे, तभी उनके दुकान से मिला हुआ बैग ऊपर से गिर जाता है। जब कांति भाई उसे देखते हैं तो उसमें बहुत सारी किताबों के साथ साथ कुछ मूर्तियां भी थी। इसके बाद कांति भाई सभी किताबों को पढ़ना शुरू कर देते हैं और साथ साथ विवेक के स्कूल में पढ़ाए गए कुछ बुक्स को भी। इसी दरमियान देखते हैं कोई भी पड़ोसी वाला कांति भाई की फैमिली को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ना ही मंदिर में, ना ही कांति भाई के घर पर, किसी को उनकी पड़ी ही नहीं थी। पर कांति भाई इन सभी बातों को इग्नोर कर जोरों शोरों से अपनी तैयारी में लग जाते हैं। इसके बाद जिस दिन केस की सुनवाई होने वाली थी, उस दिन कांति भाई सबसे पहले कोर्ट में भी जाकर साफ सफाई कर देते हैं और खुद भी वकालत करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बाद में पता चलता है उन्होंने अदालत के बाहर चप्पल भी खोले थे। खैर आगे अब कांति भाई भी अपना वकालतनामा कोर्ट में सबमिट करते हैं, क्योंकि अब वो खुद ही अपने बेटे की तरफ से लड़ने वाले थे और जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी वो पूरी की पूरी खाटी हिंदी थी, जिसे शायद कुछ लोग समझ भी नहीं पा रहे थे। इसके बाद सुनवाई भी पूरी शुद्ध हिंदी में बोलने से शुरू की जाती है, क्योंकि कांति भाई की जो इंग्लिश थी वो बहुत ही बीमार थी। इसके बाद केस की शुरुआत में कामनी मैम विवेक पर इल्जाम लगाती है कि वो स्कूल में मास्टरबेट करता हुआ पाया गया है, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। जिस पर कांति भाई बोलते हैं मास्टरबेट गलत है, ये कहीं लिखा तो नहीं है और ना ही किसी ने बोला है, तो ये गलत कैसे हो सकता है। तो कामनी मैम भी बोलती हैं ये कहीं लिखा नहीं है, पर मॉरली ये गलत है। जिस पर कांति भाई बोलते हैं विवेक ने जो किया वो अज्ञानता, जिज्ञासा और बहकावे में आकर किया था। अगर स्कूल वाले काम शास्त्र की अच्छी शिक्षा उसे देते तो विवेक ये हरकत कभी नहीं करता और ना ही वो चारों लोग उसे मूर्ख बनाते। इसलिए कांति भाई सभी से बस माफीनामा चाहते थे और बच्चे को दोबारा स्कूल में दाखिला लेने के लिए बोलते। लेकिन कामनी मैम का कहना था पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जिसके सिलेबस में मास्टरबेट कैसे करती हूँ ये सिखाया जाता हो। तो कांति भाई भी बोलते हैं सिलेबस में तो सालसा डांस भी नहीं है, फिर भी स्कूल उसे सिखाया है। पर ये बातें कोर्ट को बेतुकी लगती है, क्योंकि सालसा डांस एक को आर्ट है और जो कांति भाई बोल रहे थे वो सब स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। अगर पढ़ाया जाता तो कांति भाई की बात जरूर सुनी जाती। इसलिए अब जज साहब केस को डिसमिस करने लगते हैं। जिसके बाद अब कांति भाई भी एक बुक दिखाते हैं जिसे ईसा मसीह के जन्म के 200 वर्ष पहले लिखी गई थी और उस बुक का अनुवाद भी 60 भाषाओं में किया गया था, जिसे अभी भी भारत में पढ़ाया भी जाता है और उसी बुक के पहले पन्ने पर ही काम शास्त्र के बारे में लिखा गया था। इसलिए कांति भाई का कहना था जब आज से 2200 वर्ष पहले भारत में काम शास्त्र सिखाया जा रहा था तो उसे विवेक को क्यों नहीं सिखाया गया, और अगर सिखाना बंद हुआ तो क्यों हुआ और किसने बंद किया। इसके बाद कांति भाई कुछ और भी बुक्स को दिखाते हैं, जैसे कि कामासूत्रा, चरक संहिता, कामाख्या वेद, जिसमें कहीं नहीं लिखा था कि हस्तमैथुन अश्लील है और महापाप होता है और अश्लीलता भी कैसे हुई।
क्योंकि पूरा भारत देश तो शिवलिंग के नाम से जाना जाता है और पारंपरिक मान्यता के अनुसार शक्ति की योनि से ही शिवलिंग बाहर निकला था। लेकिन लोग उसे पूजा करते हैं और दूध चढ़ाते हैं, नहलाते भी हैं। यहाँ तक कि विष्णु का भी कहना था वो ही काम है। वहीं देवता के मन में भी जो पहली इच्छा जागी थी वो थी काम। तभी जाकर सृष्टि की रचना हुई और फिर हम सभी पैदा हुए। बाद में कांति भाई खजुराहो और अजंता की भी तस्वीर दिखाकर जज साहब से पूछते हैं कि जब वो अश्लील है तो ये सब भी टिकटे बेचकर लोगों को क्यों दिखाया जा रहा है। वहीं धर्म, मरण, काम, मोक्ष ये सनातन धर्म के 4 स्तंभ है, तो उसे कोई कैसे अश्लील बोल सकता है। इसलिए सेक्स तो एक विज्ञान है। अगर स्कूल वाले सही तरीके से सिखाते तो विवेक आज हंसी का पात्र नहीं होता। ये सुनकर अब कामनी मैम एजुकेशन सिस्टम पे केस करने बोलते हैं, स्कूल पे नहीं। तभी कांति भाई एक डायलॉग बोलते हैं, अगर किसी का टाटा के ट्रक से एक्सीडेंट हो गया चालक की गलती से, तो क्या आप चालक पर केस करेंगे कि माननीय श्री टाटा जी पर। ये सब दलीलें सुनने के बाद जज साहब को भी लगता है ये मुद्दा सही है, इसलिए अब फाइनली जाकर कांति भाई का केस भी रजिस्टर कर लिया जाता है। आगे जब कांति भाई घर आते हैं तो घर के जो मालिक थे वो कांति भाई के विचारों को देखकर घर और दुकान दोनों को ही खाली कर देने बोलते हैं। इसलिए अब कांति भाई भी वहाँ से घर खाली कर अपने ही एक आदमी के घर में रहने लगते हैं जो उनके दुकान में काम किया करता था। कुछ दिनों बाद फिर से सभी अगले हियरिंग में पहुँचते हैं, जहाँ इस बार कोर्ट में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। इसलिए अब कामनी मैम भी पहले कोर्ट से परमिशन लेती है सेक्स पर ओपन डिस्कशन करने के लिए, जिससे किसी को कोई आपत्ति न हो। इसके बाद वहाँ पर विवेक को बुलाया जाता है। ये देखकर कांति भाई भी चकित हो जाते हैं। बाद में विवेक को कटघरे में खड़े कर कुछ एक दो इधर उधर की बातें कर कामनी मैम विवेक से सीधा एक ही सवाल पूछती हैं कि जो उसने स्कूल में किया वो सही था, क्या उसके लिए स्कूल रिस्पॉन्सिबल है। पर विवेक कुछ जवाब नहीं देता। इसलिए कामनी मैम गुस्से में आकर पूछ देती हैं, जिस वजह से विवेक भी डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसलिए अब कामनी मैम विवेक पर ही इल्जाम लगाने लगते हैं कि स्कूल तो तैयार है विवेक को वापस लेने के लिए, पर क्या विवेक रेडी है स्कूल आकर पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि वो तो शर्म के मारे अपना सर भी नहीं उठा पा रहा है। जिसके बाद अब फिर से केस को अगले फ्राइडे तक पोस्टपोन कर दी जाती है। पर जाते जाते कामनी मैम कांति भाई को धमकी देते हैं कि अगर वो केस को वापस नहीं लिए तो वो नेक्स्ट टाइम उनकी बीवी और बेटी को भी बुलाकर ऐसे ही सवाल करेंगी। रात में जब सभी घर में बैठे थे तभी बाहर से जोर जोर से किसी के गाने की आवाज आने लगती है। इसलिए कांति भाई जब बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर वही महाकाल बैठे हुए थे। यहाँ पर फिर से बातों बातों में ही महाकाल कांति भाई को सलाह देते हैं वो बोलने के लिए जो समाज को अच्छा लगे, जो कान को अच्छा लगे। पर महाकाल क्या बोलना चाह रहे थे यहाँ पर तो कांति भाई के ऊपर से पार हो जाती है। तो महाकाल भी बताते हैं वक्त आने पर वो समझ जाएगा और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी देखते हैं उनके पीछे पीछे एक नंदी बैल भी जाने लगता है। इधर नेक्स्ट हियरिंग में जब सभी कोर्ट में पहुंचते हैं तो सबसे पहले दामू को ही कटघरे में बुलाया जाता है जो विवेक की सिस्टर थी। इसलिए कामनी मैम उससे भी एक दो इधर उधर के सवाल करके सीधा विवेक के वीडियो को दिखाकर उसके बारे में पूछती है कि आखिर विवेक उस वीडियो में कर क्या रहा है। इसलिए अब कांति भाई ऐसे सवाल पूछने पर आपत्ति जताने लगते हैं, पर उनके बात को खारिज कर दिया जाता है। ये देखकर अब दामू भी डिटेल में बताने लगती है कि उस दृश्य से ये माना जाता है कि कोई युवा बड़े ही गोपनीय पद्धति से परस्पर अपने हाथों द्वारा अपनी काम उत्तेजना का मर्दन कर रहा है। ये सुनकर कामनी मैम भी शॉक हो जाती हैं, क्योंकि ऐसा जवाब मिलेगा उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिसके बाद अब कामनी मैम उस प्रक्रिया का नाम पूछती हैं, तो दामू भी जवाब में प्रक्रिया का नाम मास्टरबेशन, हस्तमैथुन और सेल्फी लेना बता देती है। तो अब कामनी मैम का पूछना था उस प्रक्रिया से क्या होता है, तो पता चलता है उस प्रक्रिया के दौरान शरीर से ऑक्सीटोसिन और डोपामिन जैसे हार्मोन बाहर निकलते हैं, जिससे उत्तेजना से सुख और सुख से अद्भुत शांति का अनुभव होता है। ये प्रक्रिया यौन संतुष्टि हेतु सभी करते हैं। ये जवाब सुनने के बाद तो अब कामनी मैम आगे कुछ भी नहीं पूछती और नेक्स्ट सवाल के लिए कांति भाई के वाइफ को बुलाने लगती है। वाइफ के आने के बाद कामनी मैम उनसे भी उनकी पहली रात के एक्सपीरियंस के बारे में बताने बोलती हैं। तो इंदुमती भी बताती हैं जब वो शादी कर आई थी तो उनका परिवार बहुत ही बड़ा था और सभी एक ही कमरे में सोते थे, जिस कारण वे दोनों कभी कभार ही साथ में सो पाते थे और वैसे ही उनके 2 बच्चे हो गए। पर कामनी मैम उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होती और उस रात को उनके बीच क्या हुआ था ये पूछने लगती हैं। तो वो भी जवाब में बताती हैं कि वही हुआ था जिससे कामनी मैम आई थी, जज साहब आए थे। इसके बाद इंदुमती कामनी मैम से ही पूछती हैं कि उसके बच्चे हैं, जिस पर वो नहीं बताती। तो फिर इंदुमती जज साहब से ही पूछती है कि क्या उनके बच्चे हैं, तो जज साहब हाँ बोलते हैं। जिसके बाद इंदुमती उन्हीं से ही पूछने बोलती है, क्योंकि उनको तो पता होगा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। ये सुनकर जज साहब शांत हो जाते हैं और इंदुमती को वहाँ से जाने की अनुमति दे देते हैं। इधर ऐसे जवाब पाकर कामनी मैम
मैम भी समझ जाती है कि कांति भाई ने अपनी फैमिली को पूरी तैयारी करा कर लाए थे। तभी हम एक बैक स्टोरी देखते हैं जिसमें सभी शौचालय को संडास बोल रहे थे, जो सुनने में बहुत ही खराब, बहुत ही वल्गर लग रहा था। जिसके बाद कांति भाई महाकाल के कहने का मतलब भी समझ जाते हैं कि वो बोलना चाहिए जो लोगों के कान को सुनने में अच्छा लग सके और समाज को अच्छा लग सके। जैसे कि संडास सुनने में बहुत ही वल्गर लगता है, वहीं हम अगर शौचालय बोले तो ये नॉर्मल सी बात लगती है। इसलिए दामू और इंदुमती उसी तरह प्रिपेयर भी की थी जिस तरह लोगों को सुनने में अच्छा लग सके, जो वल्गर ना हो। खैर, इन्हीं सब दलीलों के दरमियान जज साहब का ध्यान कुछ लोगों पर जाता है जो आए थे सिर्फ यहाँ मजा के लिए और वहीं पर बैठकर कचौरी खा रहे थे। इसलिए जज साहब उन दोनों को ही 2 दिनों के लिए अंदर करवा देते हैं बिना कुछ भी खिलाए पिलाए, क्योंकि कोर्ट में कुछ भी खाना अलाउ नहीं रहता है। इधर कामनी मैम को लग रहा था कांति भाई अच्छी भाषा का इस्तेमाल कर अपने बेटे की गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी गलती स्कूल को सौंप रहे हैं। जिस पर कांति भाई बोलते हैं विवेक ने जो किया वो एक नशा का प्रक्रिया था, बस इतनी सी बात स्कूल वाले को समझ नहीं आ रही है। पर कामनी मैम का कहना था विवेक ने ये काम स्कूल में किया है जहाँ बच्चों में कोई भेदभाव नहीं माना जाता, और इसी बात को साबित करने के लिए कामनी मैम अपने एक अगले गवाह को बुलाती हैं जिनका बेटा उन्हीं के स्कूल में पढ़ता है जहाँ विवेक पढ़ता है, और वो लेडी एक सेक्स वर्कर है। तो अब कामनी मैम का कहना था जिस स्कूल पर कांति भाई मानहानि का केस लगा रहे हैं वो एक सेक्स वर्कर के बच्चे को भी पढ़ाता है, इसलिए जब स्कूल बच्चों के हित में कुछ डिसिप्लिन रिएक्शन लिया है तो क्या गलत किया है। ये बातें करने के बाद कांति भाई भी आगे कुछ नहीं पूछ पाते, इसलिए अब कांति भाई को फिर से नेक्स्ट फ्राइडे तक टाइम दिया जाता है। अगले दिन जब कांति भाई मंदिर से पूजा कर बाहर आते हैं तभी उन्हें फिर से महाकाल दिख जाते हैं, जो इस बार फिर से बातों ही बातों में कुछ ज्ञान की बातें बोलते हैं, वो भी सवाल करने का, क्योंकि जब तक सवाल नहीं किया जाएगा तब तक उन्हें जवाब भी नहीं मिलेगा। इसलिए अब ये बात कांति भाई भी समझ जाते हैं और नेक्स्ट हेयरिंग में उसी लेडी से अपने सवाल की शुरुआत करते हैं कि उनके पास जो यजमान आते हैं वो क्या करने आते हैं। जिस पर वो लेडी भी बताती हैं वो सभी यजमान उनके पास अपनी भूख मिटाने के लिए आते हैं, अपनी खुशी के लिए आते हैं। इसलिए अब कांति भाई खजुराहो की मूर्तियाँ दिखाकर पूछते हैं कि क्या उन्हें ये वाला आसन आता है, जिस पर ऐसे सवाल पूछने से कामनी मैम भी कांति भाई को मना करने लगती है। पर कांति भाई बोलते हैं जब वो उनके बीवी बच्चे से ऐसे सवाल पूछ सकते हैं तो वो क्यों नहीं पूछ सकते भाई। बाद में कांति भाई ये भी बोलते हैं कि जिस काम से वो लेडी अपने बेटे को पढ़ा लिखा रही हैं और कोई नहीं तो कम से कम वो खुद तो अपने काम का सम्मान करती होंगी, जिस पर कांति भाई को सवाल पूछने का इजाजत मिल जाता है। इसलिए लेडी भी बताती है उन्हें वो आसन आता है। तो अब कांति भाई पूछते हैं किसने सिखाया, तो पता चलता है उनके दीदी ने सिखाए थे और उनको उनके दीदी ने सिखाए थे। तो अब कांति भाई का पूछना था ये आसन उन्हें क्यों सिखाए गए थे, तो वो भी जवाब देती हैं ताकि वो मर्दों को खुशी दे सके। पर कांति भाई का पूछना था ये खुशी देने की प्रक्रिया में क्या उनको कभी खुशी मिलती है, वो बोलती है नहीं।